मानव इतिहास का सबसे विनाशकारी संघर्ष, द्वितीय विश्व युद्ध। हम अक्सर मान लेते हैं कि ये तबाही बस एक तानाशाह की सनक का नतीजा थी, है ना? लेकिन सच तो ये है कि कहानी इससे कई ज्यादा उलझी हुई है। आज के इस खास विश्लेषण में हम सतह से थोड़ा गहरा उतरेंगे और उन जटिल वैश्विक विफलताओं को डिकोड करेंगे जिन्होंने इस महायुद्ध को पूरी तरह से अपरिहार्य बना दिया था। अब पोलैंड पर हुए उस शुरुआती आक्रमण को ही ले लीजिए। ये कोई रातों रात गुस्से में किया गया हमला नहीं था, बल्कि एक बेहद सोची समझी साजिश थी। 31 अगस्त 1939 की रात को याद करें, जब नाजी सैनिकों ने पोलिश वर्दी पहनकर जर्मन सीमा पर खुद के ही ग्लाइविड्स रेडियो स्टेशन पर कब्जा कर लिया था। इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को बड़ी चालाकी से ऐसे डिजाइन किया गया था जैसे पहला हमला पोलैंड ने किया हो। मकसद, अगले ही दिन दुनिया को युद्ध की भट्टी में झोंकने का एक जायज बहाना खोजना। तो यह वैश्विक बारूद का ढेर आखिर फटा कैसे? इसे समझने के लिए हम इन 5 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। 1. वैश्विक युद्ध की शुरुआत, वर्साई की संधि में बोए गए बीज, आर्थिक बर्बादी से कट्टरपंथ तक का सफर, कूटनीति की विफलता और अंत में घातक तुष्टीकरण यानी अपीजमेंट की नीति। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं। एक वैश्विक युद्ध की शुरुआत। 1939 में यूरोप की एक सीमा पर जो संघर्ष शुरू हुआ, देखते ही देखते उसने पूरी दुनिया को निगल लिया। जरा इस टाइमलाइन पर गौर करें। कुछ बेहद भयानक रणनीतिक भूलों ने इतिहास की धारा को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। जैसे जून 1941 में जर्मनी का सोवियत संघ पर धावा बोलना, या फिर उसी साल दिसंबर में जापान का पर्ल हार्बर पर अछूत हमला। इन्हीं घटनाओं ने वैश्विक शक्ति संतुलन को एकदम से पलट दिया और अमेरिका के साथ साथ सोवियत संघ को भी सीधे युद्ध के मैदान में खींच लिया। अब समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और चलते हैं हमारे दूसरे पड़ाव पर, वर्साई की संधि में बोए गए बीज। 1919 में पेरिस के वर्साई पैलेस में जो हुआ वो सच में हैरान करने वाला है। शांति की गारंटी देने के लिए जो सजाएं तय की गई थी ना, असल में उन्होंने ही उग्र राष्ट्रवाद के बीज बो दिए थे। इस संधि ने पहले विश्व युद्ध का पूरा दोष सिर्फ और सिर्फ जर्मनी पर थोप दिया। फ्रांस ने जर्मनी की कमर तोड़ने के लिए राइनलैंड से जर्मन सेना को हटा दिया और भारी मात्रा में कोयले और नकद मुआवजे की मांग रख दी। इस तथाकथित शांति समझौते ने न केवल जर्मनी की आर्थिक स्थिरता को कुचला, बल्कि जर्मन लोगों के राष्ट्रीय गौरव को भी गहरी ठेस पहुंचाई। और यहीं से हम पहुंचते हैं तीसरे पड़ाव पर, यानी आर्थिक बर्बादी से कट्टरपंथ तक का सफर। जरा इस आंकड़े को देखिए, अक्टूबर 2010। क्या ये साल चौंकाने वाला नहीं लगता? आपको शायद यकीन न हो, लेकिन ये वो साल है जब जर्मनी ने आखिरकार अपने पहले विश्व युद्ध के मुआवजे का अंतिम भुगतान पूरा किया था। जरा सोचिए, वाइमर रिपब्लिक पर कितने भयानक स्तर का कर्ज थोप दिया गया था। उस कर्ज को चुकाने के चक्कर में उन्होंने जो अंधाधुंध नोट छापे, उससे हाइपर इन्फ्लेशन आया और आम इंसान की जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो गई। और जैसे इतना काफी नहीं था, 1929 की महामंदी ने इस आग में घी डालने का काम किया। अमेरिकी बैंकों ने अचानक अपने लोन वापस मांगने शुरू कर दिए। देखते ही देखते उद्योग ठप पड़ गए और 1933 आते आते जर्मनी में बेरोजगारी दर 33% के इस डरावने आंकड़े तक पहुंच गई। यही वो हताशा और निराशा का दौर था जब आम लोगों का लोकतंत्र से पूरी तरह से भरोसा उठने लगा था। अब जरा भविष्य के इन धुरी राष्ट्रों यानी एक्सिस पावर्स के बीच की इस स्पष्ट समानता को देखिए। जर्मनी, इटली और जापान, इन तीनों ही देशों को युद्ध के बाद की संधियों में किनारे कर दिया गया था। इटली को युद्ध जीतने के बावजूद वो जमीन नहीं मिली जिसका उससे वादा किया गया था, और उधर जापान की मांगों को भी सिरे से खारिज कर दिया गया। इसी सामूहिक हताशा और गंभीर आर्थिक संकट ने मिलकर एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया जो उग्रवाद और तानाशाही के पनपने के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। लेकिन सिर्फ कट्टरपंथ से विश्व युद्ध नहीं होते। इसके लिए चाहिए हमारे चौथे पड़ाव की सामग्री, कूटनीति की विफलता। लीग ऑफ नेशंस, वो संगठन जिसे वैश्विक शांति बनाए रखने के लिए बनाया गया था, वो पूरी तरह से पंगु साबित हुआ। इस लिस्ट पर एक नजर डालिए। उनके पास अपनी कोई सैन्य शक्ति ही नहीं थी। जब 1936 में जर्मनी ने राइनलैंड में फिर से सेना भेजी, जब इटली ने इथियोपिया पर हमला किया और जब जापान ने मंचूरिया पर कब्जा जमाया, तो ये लीग बस एक मूक दर्शक बनी रही। बिना किसी सजा के होने वाले इन आक्रमणों ने तानाशाही शासकों के हौसले इतने बुलंद कर दिए कि वे हर बार एक कदम और आगे बढ़ते गए। और अब आते हैं इस ऐतिहासिक बारूद के आखिरी और सबसे खतरनाक हिस्से पर, घातक तुष्टीकरण या कहें अपीजमेंट। इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं कि एक डरावनी कूटनीतिक चाल शामिल थी।
मित्र राष्ट्रों ने अपने संकीर्ण राष्ट्रीय हितों और साम्यवाद के प्रति अपनी नफरत के चलते जानबूझकर हिटलर के बढ़ते खतरे को अनदेखा कर दिया। उन्हें लगा कि एक मजबूत जर्मनी कम से कम सोवियत संघ को तो रोककर रखेगा ही। सच में ये एक ऐसी भयंकर ऐतिहासिक भूल थी जिसकी भारी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ी। तुष्टीकरण की ये राजनीति किस दुखद दिशा में आगे बढ़ी, इसे आप इन कदमों से समझ सकते हैं। 1938 के म्यूनिक समझौते के जरिए ब्रिटेन और फ्रांस ने बस थोड़ी सी शांति बनाए रखने की उम्मीद में चेकोस्लोवाकिया के हिस्से लगभग तश्तरी में सजाकर हिटलर को सौंप दिए। और इसके बदले में उन्हें क्या मिला? सिर्फ एक झूठा वादा। जब हिटलर ने मार्च 1949 में अपना वादा तोड़ा और पूरे चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया, तब भी मित्र राष्ट्र खामोशी रहे। इससे एक बात साफ हो गई कि अस्थायी शांति के लिए संप्रभुता का सौदा करना केवल भविष्य के युद्धों की पक्की गारंटी देता है। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि केवल पश्चिमी देश ही नहीं बल्कि खुद सोवियत संघ भी अपने भू राजनीतिक फायदों के लिए तुष्टीकरण के इस खेल में बराबर का साझीदार था। 1939 का मोलोटोव रिबेंट्रॉप पैक्ट इसका सबसे बड़ा सबूत है। जरा सोचिए, कट्टर नाजी और कट्टर कम्युनिस्ट जो एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, उन्होंने पूर्वी यूरोप को आपस में बांटने का एक गुप्त समझौता कर लिया। इसने हिटलर के पूर्वी मोर्चे को सुरक्षित कर दिया और फिर पोलैंड पर बेरोकटोक आक्रमण का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया। तो जब हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ रखकर देखते हैं तो केवल एक पागल तानाशाह की वो आसान सी कहानी टूटकर बिखर जाती है। उसकी जगह उस दौर की सिस्टमैटिक वैश्विक विफलताओं की कड़वी असलियत हमारे सामने आ खड़ी होती है। इस महायुद्ध में 7 से 8 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई। ये इतिहास हमें एक बहुत ही भारी सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर दुनिया के शक्तिशाली देश अपने संकीर्ण हितों को किनारे रखकर शुरुआत में ही चरमपंथ के खिलाफ एकजुट हो गए होते, तो क्या इतिहास का यह सबसे काला अध्याय कभी लिखा ही जाता? आज की दुनिया के लिए क्या ये एक ऐसा सबक नहीं है जिस पर हमें गहराई से विचार करना चाहिए?